गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स की क्लास में टॉपिक व्यापारिक बैंक के अंतर्गत साख सृजन की प्रणाली या प्रक्रिया और उसकी सीमाएं कर चुके। इसके अलावा व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाओं के अंतर्गत परस्पर कोष, मर्चेंट बैंकिंग, राष्ट्रीय आवास बैंक जो कि NHB, इन सभी का विस्तृत विवरण दे चुके। उसी के अंतर्गत व्यापारिक बैंकों की कार्यों की नई दिशाओं के अंतर्गत भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बारे में चर्चा की जाएगी। छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं कि भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SIDBI, के बारे में बताइए। तो छोटे क्वेश्चनों के लिए, ये छोटे क्वेश्चनों का आंसर देने के लिए ही मैं आपको ये छोटे छोटे जो है पॉइंट्स करवा रही हूँ, ताकि आप इनको एग्जाम में आराम से कर सको। सबसे पहले हेडिंग डाली, व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाएं। व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाएं। कहने का मतलब व्यापारिक बैंक आधुनिक कार्य या कार्य तो करता ही है, लेकिन उसका कार्य में या उसके कार्यों में बैंक और क्या क्या नए काम कर रहा है, उसके अंतर्गत आता है। तो इसके अंतर्गत नेक्स्ट हेडिंग, राष्ट्रीय आवास बैंक NHB के बाद जो फोर्थ पॉइंट होगा आपका, वो होगा भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI। फोर्थ पॉइंट डालिए, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, जिसको शॉर्ट में SIDBI बोला जाता है। SIDBI की स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 से 4,200 करोड़ रुपए के साधनों से कार्य प्रारंभ किया गया था। कहने का मतलब SIDBI की कार्य की जो शुरुआत है वो की गई थी आपके 2 अप्रैल 1990 से। इसकी शुरुआत बड़े क्वेश्चन तो आते नहीं, छोटे क्वेश्चन ही आते हैं, तो अपने को उसी रूप में देखना है 2 नंबर के हिसाब से। 2 अप्रैल 1990 से 4,200 करोड़ रुपए, 4,200 करोड़ रुपए के साधनों से कार्य प्रारंभ किया गया। अब SIDBI के अंतर्गत किस प्रकार के ऋण दिए जाते हैं या किस प्रकार के कर्ज दिए जाते हैं, इसके बारे में देखेंगे। यह IDBI के लघु
कोष व राष्ट्रीय इक्विटी कोष का संचालन करता है। SIDBI यानी कि यह है IDBI के लघु उद्योग विकास कोष, लघु उद्योग विकास कोष। वह कहने का मतलब SIDBI जो है IDBI के जो भी लघु उद्योग से संबंधित जो भी कोष बनाए जाते हैं, विकास कोष, वह राष्ट्रीय इक्विटी कोष का, वह राष्ट्रीय इक्विटी कोष का संचालन करता है, संचालन करता है। कहने का मतलब है SIDBI जो है IDBI के अंतर्गत ही, IDBI SIDBI के अंतर्गत ही शामिल है। और ये SIDBI जो है लघु उद्योगों की स्थापना में, क्योंकि देखो यहाँ पर आपका नाम से स्पष्ट है लघु उद्योग, तो लघु उद्योगों का विकास करने के लिए SIDBI के द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए और पुनर्स्थापना आदि में मदद करेगा। कौन? SIDBI। SIDBI की जो स्थापना है, की स्थापना का उद्देश्य, स्थापना का उद्देश्य क्या है? लघु उद्योग, जो छोटे छोटे उद्योग होते हैं उनकी स्थापना, क्योंकि पहले तो स्थापना की जाएगी, अगर स्थापना हो गई है तो उसमें आधुनिकीकरण को बरकरार रखने के लिए, नवीनतम टेक्नोलॉजी के लिए कर्ज प्रदान करने का कार्य SIDBI के द्वारा किया जाता है। आधुनिकीकरण, क्योंकि अगर छोटे उद्योग जो हैं आधुनिकीकरण की प्रवृत्ति को नहीं अपनाएंगे तो उनकी वस्तु की लागत कम नहीं हो पाएगी, और जब लागत कम नहीं होगी तो कीमत कम नहीं होगी, और जब कीमत कम नहीं होगी तो वस्तु की मात्रा ज्यादा कैसे बिकेगी। तो लघु उद्योगों की स्थापना के लिए, उनके आधुनिकीकरण के लिए और पुनर्स्थापना, अगर मान लो कभी नुकसान के चक्कर में वो बंद हो गई है, के लिए मदद देगा। बंद हो गई है, मान लो नुकसान लग गया है किसी लघु उद्योग के मालिक को और वह उसे वापस शुरू करना चाहता है, तो उसकी पुनर्स्थापना के लिए SIDBI के द्वारा कर्ज की व्यवस्था या उधार की व्यवस्था की जाएगी, ताकि वो अपने लघु उद्योग को वापस पुनर्स्थापित कर सके, उसको वापस स्टार्ट कर सके। इस प्रकार भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक जो है का मेन जो उद्देश्य होता है, वो मेन उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, ये लघु उद्योगों की स्थापना के लिए, उसके आधुनिकीकरण के लिए और उसकी पुनर्स्थापना के लिए कर्ज के रूप में जो है मदद देता है, मदद करता है। SIDBI के अगर मुख्यालय की बात करते हैं तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है लखनऊ में। मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, छोटे विषय पूछ लिए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको करवा रही हूँ। नेक्स्ट, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के बाद बात करेंगे सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SAA, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण। ये भी व्यापारिक बैंकों की कार्यों की नई दिशाओं के अंतर्गत ही आता है। लिखिए, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण, सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण SAA, इसको शॉर्ट में बोला जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है? पूरा
सर्विस एरिया क्षेत्र हो गया और दृष्टिकोण अप्रोच हो गया। इस प्रकार SAA शॉर्ट नेम से इसको बनाया गया है। ये क्या करता है? SAA ग्रामीण क्षेत्र के विकास के क्षेत्र में यह एक नया दृष्टिकोण है। कहने का मतलब SAA का जो मेन काम है वो है ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना। आप इसको पॉइंट्स में भी दे सकते हो, पॉइंट्स में देने से क्या होगा, फटाफट याद भी रहेगा और टू द पॉइंट आंसर भी आ जाएगा। इसमें क्या किया जाता है, बैंक की जो ग्रामीण और जो अर्ध ग्रामीण, जो आधी ग्रामीण या अर्ध शहरी कर देते हैं, बैंक की इसमें बैंक की ग्रामीण और अर्ध शहरी ग्रामीण शाखा को 20-25 गांव का एक समूह दिया जाता है। कहने का मतलब इसके अंतर्गत क्या होता है, एक शाखा दी जाती है, एक बैंक की समूह बनाया जाता है, उसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र या अर्ध शहरी आपका किस में आ जाता है, कस्बे में आ जाता है। तो इसके अंतर्गत इसमें ग्रामीण क्षेत्र व अर्ध शहरी, जिसको आप क्या बोलोगे, कस्बा बोलोगे, क्योंकि जो अर्ध शहरी होता है वो टाउन में आ जाता है, ना तो वो गांव में रहता है और ना ही शहर में रहता है। तो इसमें बैंक की ग्रामीण या अर्ध शहरी शाखा के अंतर्गत 20 से 25 गांव का एक समूह बना दिया जाता है, गांव का एक समूह दे दिया जाता है। इसके अंतर्गत 20 से 25 गांव का समूह, जिसको ग्रुप बोलेंगे, इस शाखा के अंतर्गत होगा, जिसमें आपका ग्रामीण क्षेत्र आ गया और अर्ध शहरी शाखा आ जाती है, जो क्षेत्रों की विकास से संबंधित कार्य करने के लिए कोष की व्यवस्था करने का काम करती है। तो विकास संभावनाओं का सर्वे करके साफ योजना बनाते हैं कि इन 20 से 25 गांव में किस प्रकार से विकास किया जा सकता है, उसके लिए सर्वे किया जाता है। सर्वे किया जाता है और सर्वे करके उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से गांव में कौन कौन सी चीजों की कमियां हैं, उन कमियों के लिए कर्ज प्रदान किया जाता है SAA के दृष्टिकोण के अंतर्गत। यह योजना जो है कब शुरू की गई थी? यह योजना 1989 में शुरू की गई थी, स्टार्ट की गई थी व्यापारिक बैंकों के नई कार्य दिशाओं के अंतर्गत। इससे क्या होगा, अब आप बताइए, जब इसमें ग्रामीण क्षेत्र, अर्ध शहरी, कस्बा, क्योंकि शहरों का विकास तो सभी जगह होता है, गांवों का विकास नहीं हो पाता है और अधिकतर जनसंख्या गांवों में रहती है, तो वहां पर उन क्षेत्रों का विकास करने के लिए इस प्रकार का SAA नाम की स्कीम चालू की गई है, जिससे वहां का स्थानीय विकास होगा। क्या होगा? स्थानीय मतलब वहां का जहां पर उस चीज की कमी है। 20-25 गांव के समूह के अंतर्गत उन सभी स्थानीय जो है विकास में मदद मिलेगी, उनका विकास होगा। इससे क्या होगा? इससे कृषिगत साख उन लोगों को मिल पाएगी, उधार की सुविधा मिल पाएगी कृषि क्षेत्र के लिए, उत्पादन व उत्पादकता बढ़ाने के लिए, और साथ में कोषों की वसूली में भी मदद मिलेगी। क्योंकि मान लो कोई गरीब किसान है जिसके पास पैसा नहीं है, वो खेती नहीं कर पा रहा है, तो वो इसके द्वारा उधार लेकर कृषि क्षेत्र में अपने उत्पादन को बढ़ाएगा, अपनी प्रति हेक्टेयर उत्पादकता को बढ़ाएगा, और जब उत्पादन बढ़ेगा, उसका प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ेगी तो उसको आय प्राप्त होगी, और आय प्राप्त होगी तो वापस वो इनको पैसा चुका सकता है। इस प्रकार इसका उद्देश्य
के अंतर्गत। इसको आप यहाँ स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें 2-3 बातें आएंगी। तो दो नंबर के क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये लिखना है, इसकी स्थापना 1989 में शुरू हुई थी। इस सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण का जो उद्देश्य है वो ग्रामीण क्षेत्र का विकास करना है, वहां पर स्थानीय नियोजन व विकास को बढ़ावा देना है। इसके लिए ग्रामीण क्षेत्र व अर्ध शहरी कस्बा बैंक के अंतर्गत इस क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र आ जाएगा और अर्ध शहरी कस्बा कहने का मतलब टाउन अर्ध शहरी कस्बा, इसके अंतर्गत 20 से 25 गांवों का एक समूह लिया जाएगा और उसी 20 से 25 गांवों का भी स्थानीय विकास करने के लिए ये SSA की स्थापना की गई थी। तो इसमें सर्वे के आधार पर डिसाइड किया जाएगा कि कौन कौन से क्षेत्रों का या कौन कौन सी चीजों की इन 20 से 25 गांव में कमी है और उनको डेवलप करने का कार्य किया जाएगा। साथ में इसमें कृषि के साथ उत्पादकता बढ़ाने के लिए और कोषों की रिकवरी यानी वापस पैसा प्राप्त हो सके उसकी वसूली में भी मदद मिलेगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत ही बड़ी समस्या है, तो बेरोजगारी को दूर करने के लिए भी सरकार के द्वारा बहुत सारे कार्यक्रम अपनाए गए हैं जिससे गरीबी को दूर किया जा सके। तो नेक्स्ट आपका जो है वो है रोजगार संवर्धन में योगदान। व्यापारिक बैंकों के कार्यों की नई दिशाओं में बेरोजगारी को दूर करने के लिए, रोजगार में वृद्धि करने के लिए किस प्रकार के नए योजनाएं लागू की जा रही है ताकि ग्रामीण बेरोजगारी को और शहरी बेरोजगारी को दूर किया जा सके। रोजगार संवर्धन में योगदान। नेक्स्ट लिखिए। रोजगार संवर्धन में योगदान कि किस प्रकार से बेरोजगारी को दूर करके रोजगार में वृद्धि करने का प्रयास इन कार्यों के द्वारा किया जा रहा है। तो इसमें निम्न 2 बैंक जो है इसमें निम्न 2 स्कीमों के अंतर्गत स्वरोजगार बढ़ाने के लिए कर्ज देती है। कहने का मतलब बैंक के द्वारा 2 प्रकार की यानी 2 स्कीम के अंतर्गत जो है कर्ज देने का काम किया जा रहा है ताकि जो व्यक्ति बेरोजगार है उसको रोजगार मिल सके और वो रोजगार बढ़ाने में सहायक भी हो सके। इसके अंतर्गत फर्स्ट है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 2 स्कीम है जिसमें फर्स्ट है शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए कि जो व्यक्ति शिक्षित है, पढ़ा लिखा है और साथ में वो क्या है बेरोजगार है, उसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, के लिए स्वरोजगार की स्कीम, स्वरोजगार की स्कीम ताकि वो व्यक्ति अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करके खुद भी रोजगार प्राप्त कर सके और जब बिजनेस शुरू करेगा तो और लोगों को भी रोजगार दे सकेगा। इसके अंतर्गत SEEUY फर्स्ट स्कीम तो यह है ताकि खुद को भी रोजगार मिले और लोगों को भी उस बिजनेस में रोजगार देने का कार्य इस स्कीम के अंतर्गत किया जाएगा। नेक्स्ट है आपकी दूसरी जो कि सेकंड है शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम। शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम। इसके अंतर्गत कौन सी स्कीम होगी? शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार के कार्यक्रम के अंतर्गत जो नई है स्कीम SEPUP
शुरू करने का अवसर मिल सके और साथ में खुद को तो रोजगार मिले और साथ में जब वो बिजनेस करेंगे तो कम से कम 2 व्यक्ति, 3 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, जैसे जैसे उसका बिजनेस बढ़ता जाएगा इस प्रकार वो और लोगों को भी रोजगार देने में सक्षम हो सकेंगे। इससे बेरोजगार व्यक्तियों को कर्ज उपलब्ध किए जाते हैं। जो व्यक्ति बेरोजगार है उन बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए या रोजगार को बढ़ाने के लिए कर्ज दिया जाता है। कर्ज दिया जाता है किसको? बेरोजगार व्यक्तियों को। अब जो व्यक्ति बेरोजगार है उनको अगर कर्ज दिया जाएगा बैंकों के मार्फत तो निश्चित तौर पर खुद के भी रोजगार में वृद्धि होगी, वो और लोगों को रोजगार देने का भी काम करेंगे। इस प्रकार रोजगार संवर्धन में व्यापारिक बैंकों के द्वारा भी अर्थव्यवस्था में शिक्षित बेरोजगार और शहरी गरीबों के लिए ये 2 स्कीमें जो है चालू की गई थी और बैंकों के द्वारा कर्ज प्रदान किया गया था। नेक्स्ट करेंगे निर्धनता निवारण में बैंकों का योगदान कैसे है कि गरीबी को दूर करने के लिए भी बैंक किस प्रकार से सहायता प्रदान कर रही है इसके अंतर्गत। तो नेक्स्ट देखिए निर्धनता निवारण में बैंकों का योगदान, क्योंकि बेरोजगारी और गरीबी ही हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या है जिसका समाधान किया जाना बहुत ही आवश्यक है। तो लिखिए इसमें निर्धनता निवारण में बैंकों का योगदान। निर्धनता निवारण में बैंकों का योगदान। कई बार छोटा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अर्थव्यवस्था में निर्धनता को दूर करने के लिए बैंकों के योगदान को स्पष्ट कीजिए कि गरीबी को दूर करने के लिए बैंक क्या क्या कार्य कर रहे हैं। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम जिसको बोलेंगे IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, इसके अंतर्गत जो कि IRDP है जो कि निर्धनता दूर करने का, निर्धनता निवारण के लिए निर्धनता निवारण के लिए कार्यक्रम, यह कार्यक्रम अपनाया गया जिसको बोलते हैं IRDP, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। तो इसके अंतर्गत क्या किया जाता था? इसके अंतर्गत गरीबी को दूर करने के लिए निर्धन परिवारों को सरकार क्या देती थी? सब्सिडी देती थी। सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाता था ताकि गरीबी को दूर किया जा सके और बैंकों से कर्ज की व्यवस्था की जाती थी और बैंक जो है गरीबी को दूर करने के लिए कर्ज भी प्रदान करते थे ताकि ये व्यक्ति स्वरोजगार में संलग्न होकर देश में कार्य करके अपने बिजनेस को बढ़ाकर आय को प्राप्त करें ताकि बेरोजगारी को या गरीबी को दूर किया जा सके, ताकि गरीबों को कोई परिसंपत्ति प्राप्त हो सके और वे अपनी आमदनी बढ़ा सके। इसमें क्या होता था? निर्धनता निवारण के लिए IRDP के अंतर्गत गरीब लोगों को सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती थी, सरकार के द्वारा कर्ज दिया जाता था ताकि वो कोई परिसंपत्ति का मतलब उनके द्वारा कोई छोटा सा उद्योग खोल लिया जाए, कोई कुटीर उद्योग खोल लिया जाए, कोई लघु उद्योग खोल लिया जाए या कोई बिल्डिंग बनाकर जो है काम करना शुरू कर दिया जाए, यानी कि परिसंपत्ति का निर्माण हो सके। परिसंपत्ति का मतलब यहाँ पर कार्य करने से संबंधित संपत्ति का ही मतलब है, जिससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। उपयुक्त विचरण से स्पष्ट किया जाता है कि भारतीय बैंकिंग नई दिशाओं में प्रवेश कर रही है। इन कार्यों के अंतर्गत जैसे म्यूचुअल फंड जिसमें परस्पर कोष हो गया, मर्चेंट बैंकिंग हो गया,
गया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक, सेवा आपका जो है सेवा क्षेत्र दृष्टिकोण SAA, बेरोजगारी को दूर करने के लिए जो कार्यक्रम है, इन सभी चीजों को देखकर या निर्धनता निवारण कार्यक्रम, इन सभी चीजों को देखकर ये लगता है कि भारतीय बैंकिंग नई दिशाओं में प्रवेश कर रही है और इसके लिए विकास के नए क्षितिज भी उभर रहे हैं। जब इन चीजों के द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विकास होगा तो हम नए क्षितिज की तरफ अग्रसर होंगे। लेकिन साथ में कई प्रकार की नई समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है, बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है, जिसमें बैंकिंग के द्वारा जो कर्ज दिया जाता है उसकी रिकवरी काफी मुश्किल हो पाती है। पिछले वर्षों में सरकार के द्वारा कर्ज राहत यानी कर्ज से छूट दे दी गई है, कर्ज से मुक्त कर दिया गया है अर्थव्यवस्था में बहुत सारे लोगों को। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, प्रादेशिक ग्रामीण बैंक, सहकारी बैंकों की वित्तीय दशा पर विपरीत प्रभाव डालता है, क्योंकि ये जो कर्ज दिया जाता है ये बैंकों के द्वारा दिया जाता है और सरकार जब इसे माफ कर देती है तो बैंकों के पास रिकवरी नहीं हो पाती है। फलस्वरूप इन बैंकों को, ग्रामीण प्रादेशिक ग्रामीण बैंकों को, सहकारी बैंकों पर विपरीत असर पड़ता है जब उनका पैसा वापस नहीं आ पाता है। 4 मई 1991 तक कर्ज राहत के लिए इनके द्वारा 7,802 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। 4 मई 1991 तक इनके द्वारा 7,802 करोड़ रुपए का कर्ज राहत दी गई। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा, यानी बैंकों ने उधार दे दिया और सरकार ने इसको जो है कर्ज से राहत के रूप में दे दी गई। इसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार का जो पैसा था वो था 5,777 करोड़ रुपए। इसमें क्या कर देती हूँ मैं, इसमें केंद्र सरकार का दायित्व 5,777 करोड़ रुपए, दायित्व का मतलब देना, तो 5,777 करोड़ रुपए व राज्य सरकारों का 2,025 करोड़ रुपए, राज्य सरकारों का 2,025 करोड़ रुपए का दायित्व था। कहने का मतलब सरकार ने 7,802 करोड़ रुपए जो है कर्ज से राहत दे दी, आंका गया। इसमें बैंकों की लाभप्रदता व विश्वसनीयता को भारी धक्का पहुंचता है। इससे बैंकों को लाभ नहीं प्राप्त हो पाता है, क्योंकि जब रिकवरी नहीं होगी तो ब्याज कहां से आएगा, और विश्वसनीयता का मतलब होता है बैंकों पर से लोगों का विश्वास धीरे धीरे उठने लग जाता है। इससे देश की वित्तीय स्थिति पर भी जो है प्रतिकूल असर पड़ता है। इससे देश की वित्तीय स्थिति, फाइनेंशियली नुकसान होता है बैंकों को, जिससे वित्तीय स्थिति पर विपरीत असर पड़ता है। विपरीत असर पड़ता है। साथ में भविष्य में कर्ज का उपयोग उत्पादन बढ़ाने में करने से ही हालत सुधर सकते हैं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं कि इस प्रकार की जो समस्याएं आ जाती है, इससे बैंकों को काफी नुकसान होता है। इसको किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? आने वाले समय में बैंकों के द्वारा उत्पादकता या प्राथमिक क्षेत्र जो कि उत्पादन को बढ़ाने के लिए ही या कृषि के लिए ही ऋण प्रदान किया जाना चाहिए, तभी हालत सुधर सकते हैं, उनकी रिकवरी वापस हो सकती है। आशा है सरकार, रिजर्व बैंक, भारत व्यापारिक बैंक व और भी नई चुनौतियां जो कि देश की अर्थव्यवस्था में आती रहती है, उन नई चुनौतियों का सामना करने के लिए सही निर्णय लेकर उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाने पर जोर देंगे, ताकि गांवों का आर्थिक विकास हो सके। गांवों का आर्थिक विकास कब होगा? जब
कृषि में लगे हुए हैं उनको उत्पादन और प्रति हेक्टेयर उत्पादकता बढ़ाने के लिए कर्ज की सुविधा आसानी से मिल सके कम ब्याज की दर पर। साथ में भविष्य में लोन ले लो पर कर्ज राहत स्कीमों का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ना करके जो है उत्पादन को बढ़ाने के लिए किया जाए। अगर कर्ज राहत का उपयोग राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाएगा तो ये राष्ट्र के लिए बहुत ही खतरनाक या घातक सिद्ध होगा। इससे कृषकों व अन्य वर्गों की कर्ज चुकाने की मानसिकता का भी लोप हो सकता है। जो व्यक्ति वास्तव में पैसा चुका सकता है वो भी पैसा नहीं चुकाएगा। अतः भारतीय बैंकिंग को उचित दिशा में जो है मोड़ा जाना चाहिए। इसके कार्य बढ़ रहे हैं विकास के साथ साथ इसके लिए और ज्यादा अच्छा काम करने के लिए उसे विकास की तरफ मोड़ा जाना चाहिए। सरकार ने एम नरसिम्हम की अध्यक्षता में एक समिति भारत की बैंकिंग व वित्तीय प्रणाली की कमियों को दूर करने के लिए और सुझाव देने के लिए प्रस्तुत की है, जिसका अध्ययन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जो कि नरसिम्हा समिति की सिफारिशें हैं कि किस प्रकार से बैंकों के कार्यों में सही प्रकार से उसे या उचित दिशा में जाने के लिए इस समिति ने सुझाव दिए हैं, उनके बारे में नेक्स्ट चर्चा की जाएगी। जिसने अपनी रिपोर्ट 16 नवंबर 1991 को वित्त मंत्री को पेश की थी। इसकी प्रमुख सिफारिशें अगली क्लास में करेंगे। आज इतना ही। थैंक यू।